वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के कुछ इम्पोर्टेंट नॉवलिस्ट के बारे में ही पढ़ेंगे, उन्हीं के बारे में ही जानेंगे। जैसे कि आप सब स्टूडेंट्स जानते ही हैं कि जो लिटरेचर होता है, चाहे वो हिंदी का लिटरेचर क्यों ना हो या इंग्लिश का ही क्यों ना हो, इट्स अ मिरर ऑफ लाइफ। इट टेल्स अबाउट द ट्रेडिशंस, कस्टम्स, पीपल्स व्यूज, दैट टाइप्स ऑफ पीपल्स thinkings related to 16th century or 17th or up to 22nd century. Okay, भी लिटरेचर का मतलब ही क्या है? ऐसे कस्टम्स, ट्रेडिशंस को बताना, ऐसे लोगों की थॉट्स को बताना, उस वक्त लोगों के क्या अपब्रिंगिंग रहती थी, कैसी रहती थी, बहुत टाइम पहले के से। ओके, तो बिफोर स्टार्ट आवर टॉपिक आई जस्ट वांट टू टेल यू, जो भी मैं आपको टॉपिक्स करवाऊं वो होंगे बहुत ही प्रिसाइज और ब्रीफ टॉपिक, बट बड़े ही माइन्यूट बातें वहां पर बताई जाएंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बातें भी साथ में आपके सामने शेयर की जाएंगी। ओके, तो जो जैसे कि मैंने आप सब स्टूडेंट्स को बताया ही है कि आज हमारा कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, बट टॉपिक इज दैट कि कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट हैं जो इंग्लिश लिटरेचर में काफी फेमस रहे हैं किसी न किसी कारण से। ओके, फर्स्ट वन आपका जो आ रहा है वो आ रहा है ओलिवर क्रॉमवेल। यस, फर्स्ट वन जो है वो है ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल ये जो राइटर रहे हैं, इनके लिए फेमस जो बात थी वो यही थी कि ये एक तरह से प्यूरिटन रहे हैं इंग्लिश वर्ल्ड के, इंग्लिश लिटरेचर के। ओके, फेमस प्यूरिटन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के, इंग्लिश वर्ल्ड के फेमस प्यूरिटन रहे। अब नाउ द क्वेश्चन इज अराइज दैट व्हाट इज अ Yes, now the question is arised, what's the meaning of Puritan? प्यूरिटन का मतलब ये होता है कि ऐसा वर्ल्ड, एक तरह से ये रिलीजन ही है, ये धर्म है प्यूरिटन, जिसके अंदर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता था। रिलीजन एक ऐसा रिलीजन है, ऐसा धर्म है जहाँ पे काफी स्ट्रिक्टनेस दिखाई जाती थी, एक तरह से कट्टरपंथी व्यूज हुआ करते थे उस वक्त लोगों के, या यूं कहिए ओलिवर क्रॉमवेल के। ओके, अब जो ओलिवर क्रॉमवेल थे, सबसे पहले जब इनकी जो जर्नी स्टार्ट हुई, वो जर्नी यहाँ से स्टार्ट थी कि इन्होंने सब डिफीट किया चार्ल्स वन को, एंड चार्ल्स वन इज द ब्रिटिश किंग हु वाज बीहेडेड। ओलिवर क्रॉमवेल ने हरा दिया, डिफीट कर दिया। किसको डिफीट कर दिया? चार्ल्स वन को। चार्ल्स वन को डिफीट किया, एंड चार्ल्स वन इज द ओनली ब्रिटिश किंग हु वाज बीहेडेड। बीहेडेड का मतलब होता है जिसका सिर काटकर जिसको मारा गया हो, जिसकी हत्या की गई हो। तो यही एक ऐसा ब्रिटिश राजा था जिसको सिर क्या कहते हैं, जिसका सिर काट दिया गया और उसे मार दिया गया। नेक्स्ट आता है, जैसे ही इन्होंने चार्ल्स वन को हराया, उसके बाद जो इनकी जो नेक्स्ट सक्सेसर थी, पीढ़ी जो थी, चार्ल्स सेकंड, उन्होंने कोशिश की गद्दी को संभालने की। क्यों? क्योंकि चार्ल्स वन तो मर गया है और हार गया है एक तरह से। तो जो चार्ल्स सेकंड था, उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो कैसे भी करके थ्रोन को संभाले। थ्रोन का मतलब होता है गद्दी, राज सिंहासन को संभाले। बट जो ओलिवर क्रॉमवेल थे, ओलिवर क्रॉमवेल ने कैसे अपनी आर्मी को गैदर किया और चार्ल्स सेकंड को भी हराने की पूरी कोशिश की। ओके, आर्मी गैदर्ड आर्मी मीन्स उन्होंने अपनी पूरी सेना को इकट्ठा किया और क्या कहते हैं, और उस दौरान चार्ल्स सेकंड को भी हरा दिया। ओके, एंड डिफीटेड चार्ल्स सेकंड आल्सो, डिफीटेड चार्ल्स सेकंड। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। चार्ल्स सेकंड। नेक्स्ट आता है, जब चार्ल्स सेकंड को हरा दिया, उसके बाद 16 नेक्स्ट एस्पेक्ट है, फ्रॉम 1653 टू 1658। ये जो पीरियड जो रहा ना, इस
दौरान क्या हुआ कि ये जो पीरियड था, इस दौरान जो ओलिवर क्रॉमवेल थे वो तो चार्ल्स वन को तो हराया, चार्ल्स सेकंड को भी हरा दिया, तो क्या बन गए, हेड ऑफ द स्टेट बन गए और लॉर्ड प्रोटेक्टर भी बन गए, हेड ऑफ स्टेट एंड लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑल्सो। लॉर्ड प्रोटेक्टर, ये रैंक होती है अलग अलग, जैसे अब हमारी प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, इन द सेम वे जो 15th सेंचुरी की मैं बात कर रही हूं, उस दौरान ये रैंकिंग हुआ करती थी। अब नेक्स्ट आ रहा है, जब ये लॉर्ड प्रोटेक्टर बन गए तो साथ ही साथ एक और एस्पेक्ट भी आया, हमने ये देखा कि ओलिवर क्रॉमवेल ने हर तरीके से कोशिश की भी कैसे ना कैसे वो थ्रोन ले, कैसे ना कैसे अपना राज सिंहासन, अपना रूल करे वहां पर, और इसी कारण से पहले उन्होंने चार्ल्स वन को हराया, उसी के बाद उन्होंने चार्ल्स सेकंड को भी हराया। तो ओनली फॉर दिस वन रीजन देयर आर लॉट्स ऑफ बैटल्स, देयर आर लॉट्स ऑफ फाइटिंग देयर। तो जो 1649 टू 1660 का जो पीरियड था, 1449 से लेके 1460 तक का, दैट वन पीरियड where in the 1649 civil war was started, और जो ये पीरियड था, this was a period which is known as the interregnum period, okay, interregnum period, yes, 1649 to 1660. Yes, this one period is known as interim period. इंटरनम पीरियड के तरह से जाना जाता था, और इंटरनम पीरियड इज दैट वन पीरियड व्हेन ब्रिटिश एम्पायर इज रिपब्लिक, नॉट द डेमोक्रेसी वन। ये एक ऐसा टाइम था, ये एक ऐसा पीरियड था कि जितना भी अंग्रेजों का काल था ना, जो ब्रिटिश एम्पायर था, वो एक तरह से आप ये कह सकते हैं वो रिपब्लिक पीरियड था, बल्कि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं थी। रिपब्लिक का मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कोई एग्जैक्ट रूलर नहीं था, बल्कि टेरिटरी एग्जीक्यूटिव्स बने हुए थी, अलग छोटे छोटे क्षेत्र बने हुए थे, छोटे छोटे एरियाज बने हुए थे, और उन एरियाज के अलग अलग किंग्स थे, अलग अलग राजा महाराजा थे। ओके, ब्रिटिश एम्पायर इज रिपब्लिक वन, नॉट डेमोक्रेसी। और ये वो पीरियड था जब क्या कहते हैं, नॉट अ रूलर, नॉट एनी रूलर, कोई भी राजा महाराजा नहीं होते थे, बल्कि जो कंप्लीट स्टेट थी दैट वाज डिवाइडेड इनटू टेरिटरी एग्जीक्यूटिव। ओके, कंप्लीट जो एरिया था वो किसमें डिवाइड हुआ था, टेरिटरी एग्जीक्यूटिव में था, कि छोटे छोटे क्षेत्र बने हुए हैं, और उन छोटे छोटे क्षेत्र को संभालने के लिए, एरियाज को संभालने के लिए अलग अलग राजा महाराजा हुआ करते थे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जो 1649 टू 1660 का जो पीरियड था, वो पीरियड इंटरनम पीरियड जाना जाता था। एंड इंटरनम पीरियड इज दैट वन पीरियड इन विच ब्रिटिश एम्पायर इज हैविंग द पावर of having the recognition of being a republic one, not a democracy one. And republic one is that one period where there is not any ruler, exact ruler. In fact, complete area is divided into a territory executive. Okay, और साइड बाय साइड ओलिवर क्रॉमवेल के लिए मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूंगी कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो प्यूरिटन है। प्यूरिटन का मतलब यह है कि स्ट्रिक्ट प्यूरिटन है, और स्ट्रिक्ट होने के साथ साथ ही बिलीव्स इन हार्ड वर्क, वो बिलीव किसमें, कड़ी मेहनत में बिलीव किया करते थे, और इसी के कारण उन्होंने ना जाने कितने ही लोगों को स्लेव बनाया था, गुलाम बना दिया था, और इसी कारण से काफी लोग उससे नफरत भी किया करते थे। ओके, ही स्लेव्ड टू मच पीपल, स्लेव्ड टू मच पीपल, बहुत से लोगों को ये गुलाम बना देते थे। एंड दैट्स व्हाई हेटिंग बाय पीपल ऑल्सो। ओके, बहुत से लोग इन्हें नफरत करते थे, पसंद नहीं करते थे ओलिवर क्रॉमवेल को। एंड लास्ट वन मैं यही बताना चाहूंगी कि 1658 में ओलिवर क्रॉमवेल वाज डाइड। ओके, क्रॉमवेल वाज डाइड ऑन हिज ओन, मर गए थे अपने आप ही। मीन्स टू से कोई ऐसा नहीं है कोई फाइटिंग हुई, कोई बैटल हुई, नॉर्मल डिजीज के कारण या नॉर्मल एज इफेक्ट फैक्टर ले सकते हैं, क्रॉमवेल डाइड।
नेक्स्ट आ रहा है इसमें, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो हम पर्सन के बारे में पढ़ना चाहेंगे, दैट वाज थॉमस ब्राउन। थॉमस ब्राउन, थॉमस ब्राउन के लिए जो मेन बात आती है वो यही है, ही वॉज डॉक्टर बाय प्रोफेशन। थॉमस ब्राउन के लिए अगर प्रोफेशन से ये डॉक्टर रहे हैं तो इट्स नॉर्मल है, कैजुअल है कि इन्होंने बहुत सारे साइंस यूज किए हैं डॉक्टर्स के अपने प्लेस में और वर्क्स में। ओके, डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड यूज अ लॉट्स ऑफ साइन इन हिज वर्क। लॉट्स ऑफ साइंस, यूज लॉट्स ऑफ साइंस एंड सिंबल्स ऑल्सो जो डॉक्टर्स के होते हैं अपने वर्क्स में। ठीक है, नेक्स्ट ये आता है कि जो इनका फेमस वर्क था, वो फेमस थॉमस ब्राउन का वर्क था ऑन बरियल। ऑन बरियल, अब ऑन बरियल के अंदर क्या बताया गया है? ऑन बरियल का मतलब होता है कुछ दफनाना, ठीक है, कुछ दफन करना। तो इसके अंदर उन्होंने बात की है ऐसे कस्टम्स के बारे में, ऐसे रीति रिवाजों के बारे में जो रिलेट होते हैं बरियल से ही, भी किस तरीके से दफनाया जाता है, क्या रीति रिवाज है। और डेथ इनका टॉपिक रहा था इसके अंदर, इमोर्टैलिटी टॉपिक रहा था। तो वो सारे टॉपिक लिए गए जो मृत्यु के बाद के होते हैं, वो इस वर्क के अंदर लिया गया अनबरियल। नेक्स्ट इनका जो वर्क आ रहा है वो आ रहा है रिलीजियन मेडिसिन। रिलीजियन मेडिसिन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये डॉक्टर है, तो उन्होंने बहुत सारे सिंबल्स यूज भी किए हैं अपने कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के। तो जो नेक्स्ट वर्क वह है, और वर्क को पढ़कर पता भी लग रहा है कि इसके अंदर ऐसे रिलीजन की बात की गई है, ऐसे कस्टम्स की बात की गई है, जो ऐसी साइंस की बात की गई है जो कि मेडिसिन से रिलेट करता है। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट साइंस प्लस रिलीजन प्लस spirituality and medicine also, मेडिसिन, इन सब के बारे में बताया गया है। और जो ये टाइटल है, इसका मतलब क्या है? इस टाइटल का मतलब है जो ये रिलीजन ऑफ अ डॉक्टर। इस टाइटल का मतलब क्या है? जो ये मतलब वर्क का जो नाम बताया गया है, इस टाइटल का मतलब है डॉक्टर के क्या क्या धर्म है, रिलीजन ऑफ डॉक्टर। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट नॉवेलिस्ट लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन को लिया जाएगा जो आ रहे हैं थॉमस फुलर। नेक्स्ट है थॉमस फुलर। थॉमस फुलर के बारे में मैं ये बात बताना चाहूंगी, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु हैज रिटन फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफीज। ओके, ये एक ऐसा पर्सन था जिन्होंने पहली बार एक ऐसी डिक्शनरी लिखी जिसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे, लिटरेरी फिगर्स थी, उनके बारे में, उनकी बायोग्राफीज के बारे में बताया है उन्होंने। ओके, बायोग्राफीज के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी होती है जिसके अंदर वर्ड टू वर्ड जिसका मीनिंग बताया जाता है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इसका क्या मीनिंग है। इन द सेम वे ये थॉमस फुलर ने ऐसा वर्क लिखा जिसके अंदर उन्होंने ऐसी डिक्शनरी डाली, नेशनल बायोग्राफीज लिखी, जिसके अंदर इंग्लैंड के जितने भी वर्दीज थे, जितने भी फेमस लोग थे, उनके बारे में बताया है। ओके, तो थॉमस फुलर के लिए ही हैज रिटन अ फर्स्ट डिक्शनरी। किसके लिए फर्स्ट डिक्शनरी लिखी? जितने भी फेमस नेशनल वर्दीज हैं, नेशनल फिगर्स हैं, उन सब के बारे में लिखी। और क्या लिखा? उनकी बायोग्राफीज लिखी, उनके बारे में बताया, उनकी जीवनी के बारे में बताया कि उनकी लाइफ कैसे थी, कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी डेथ हुई, कौन कौन से उन्होंने वर्क्स लिखे। तो ये स्टार्ट किसने किया था? थॉमस फुलर ने। लाइक एज अ इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट, आई वांट टू रीड अबाउट lots of literary figures, William Shakespeare or William Wordsworth or John Donne, John Milton, Robert Frost. There are so many novelists, there are so many poets. So Thomas Fuller is that one of a person who compiled all the literary figure in a single book. No doubt वो complete knowledge नहीं दे पा रहे थे क्योंकि it's can't be possible to give each and every minute knowledge in single book or of
every novelist or a poet, but still he tried his best. Okay, next fourth one आ रहा है इज़ैक वॉल्टन. नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो आ रहे हैं वो है इज़ैक वॉल्टन. इज़ैक वॉल्टन ने 2 बायोग्राफीज लिखी थी. 2 लोगों के बारे में इन्होंने उनकी जीवनियां बताई, उनके वर्क्स बताए, उनका वही बर्थ एंड डेथ टाइमिंग बताई, सब कुछ उनका, उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या चैलेंजेस थे, वो सब कुछ लिखा. 2 फेमस बायोग्राफीज लिखी थी. वो किस किस के लिए लिखी थी? एक तो वो बायोग्राफी लिखी थी इज़ैक वॉल्टन ने रिचर्ड हुकर की. रिचर्ड हुकर. and next one is जॉन डन. ओके, जॉन डन की भी बायोग्राफी लिखी थी इज़ैक वॉल्टन ने. जॉन डन. नेक्स्ट हम ले रहे हैं जॉन बनियन. जॉन बनियन का फेमस वर्क है जिसके डिटेल्ड नॉलेज मैं बिल्कुल अच्छे से इसके बारे में बताऊंगी, एक अलग से वीडियो ही बनाई जाएगी. जॉन बनियन का एक फेमस वर्क आ रहा है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस. जॉन बनियन का फेमस वर्क है ये पिलग्रिम्स बनियन. यस, एंड लास्ट वन इज जो काफी फेमस भी रहे हैं वो है जॉन मिल्टन. जॉन मिल्टन के बारे में काफी कुछ, जॉन मिल्टन का भी एक फेमस वर्क आता है बार बार, वो आता है पैराडाइज लॉस्ट. बहुत अच्छा नॉवल है. सैटर्न के बारे में बताया गया है इसके अंदर. अच्छा है, काफी कुछ इसमें पता लगता है हमें. तो जो फेमस वर्क है जॉन मिल्टन का वो है पैराडाइज लॉस्ट. और पैराडाइज लॉस्ट ही इन्होंने एक पार्ट में ही कंपाइल नहीं कर दी थी, काफी पार्ट्स लिखे थे. आई थिंक 15 to 16 पार्ट्स पैराडाइज लॉस्ट के थे. और पार्ट 8 में इन्होंने गैलीलियो के बारे में मेंशन किया है. और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आया है कि गैलीलियो का जो जिक्र हुआ है, मिल्टन जो है गैलीलियो से मिले थे, जो कि कंटेम्पररी पर्सन थे. उसी दौरान वो उनका बोर्न हुआ था जिस दौरान जॉन मिल्टन रहे हैं. तो कौन से पार्ट में मिल्टन ने जिक्र किया है पैराडाइज लॉस्ट का, पैराडाइज लॉस्ट में? तो वो पार्ट है पार्ट 8. पार्ट 8 में उन्होंने गैलीलियो के बारे में मेंशन किया है. ओके, नेक्स्ट आता है जॉन मिल्टन के बारे में. जॉन मिल्टन के बारे में ये बात कही जाती है, नो डाउट ही वाज बोर्न इन अ कैथोलिक फैमिली बट स्टिल ही बिलीव्स इन अ प्यूरिटन वन. व्हाई इज दैट सो? कि पैदा तो हुए ये कैथोलिक फैमिली में, और जो इनका जो फेथ था, या यूं कहिए कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे थे, वो कौन से फॉलो कर रहे थे? प्यूरिटन के. बट बिलीव्स इन प्यूरिटन वन. ऐसा इसलिए था, अगर ये ऐसा ना करते तो इट माइट बी पॉसिबल दैट ओलिवर क्रॉमवेल would have killed him. क्या पता मार देते. क्यों? क्योंकि आपको पता ही है ओलिवर क्रॉमवेल जो है वो स्ट्रिक्ट प्यूरिटन थे. तो जॉन मिल्टन का कहीं ना कहीं ये सेल्फिशनेस शो हो रही थी कि वो कैथोलिक फैमिली में पैदा होते हुए भी उन्होंने बिलीव किया, विश्वास रखा एक प्यूरिटन फैमिली के अंदर. नेक्स्ट आता है कि जो जॉन मिल्टन थे, जब ये बच्चे हुआ करते थे, मतलब किड थे, ही रेड द सर्मन्स ऑफ डन ऑल्सो. रीड मतलब सर्मन्स होता है उपदेश. जितने भी उनके लेक्चर्स थे, वर्क्स थे, उनके बारे में बहुत ज्यादा मिल्टन ने पढ़ा है. और नेक्स्ट एक एस्पेक्ट और ये भी आता है कि जॉन मिल्टन ने बहुत सारी लैंग्वेजेस स्टडी की. वो थी लैंग्वेजेस, हेब्रियो भी एक लैंग्वेज हुआ करती थी, लैटिन लैंग्वेज भी इन्होंने स्टडी की. और नेक्स्ट आता है, हम कह सकते हैं इन्होंने ग्रीक लैंग्वेज भी स्टडी की. बट ये जो जॉन मिल्टन थे डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इंग्लिश. इंग्लिश के बारे में नहीं जानते थे. बट स्टिल जो उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा वो इंग्लिश में ही लिखा. भी इतने टैलेंटेड थे जस्ट सुनने से इंग्लिश लैंग्वेज, अपने सराउंडिंग्स में उस भाषा, उस लैंग्वेज को कंटिन्यूसली कन्वर्सेशन में ऑब्जर्व करने से इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिख डाली. बट रोट पैराडाइज लॉस्ट इन इंग्लिश.
इंग्लिश में लिखी वो। तो काफी टैलेंटेड रहे हैं जॉन मिल्टन, नो डाउट। ओके, तो एक तरह से जॉन मिल्टन के बारे में भी काफी कुछ पता लगा। लास्ट में मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर रही हूँ और सम अप कर रही हूँ इस वीडियो का कि इनके वर्क्स कौन कौन से थे जॉन मिल्टन के। फर्स्ट वन, इनका जो वर्क फेमस आ रहा है वो आ रहा है ऑन शेक्सपियर, जिसमें उन्होंने शेक्सपियर के बारे में काफी कुछ बताया है। शेक्सपियर को डिफरेंट डिफरेंट नेम से बुलाया है और ये कहा है कि काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं। और ये जो ऑन शेक्सपियर है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ऐसे की फॉर्म में है। ओके, ये एक ऐसे है। सेकंड आता है कि जॉन मिल्टन ने एक पैम्फलेट भी लिखा। उस पैम्फलेट में ये पैम्फलेट उन्होंने डेडिकेट किया था पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट को ये मैसेज दिया गया था कि कुछ लॉस चेंज किए जाने चाहिए, कुछ नियम जो है बदले जाने चाहिए पार्लियामेंट के, एज टू चेंज लॉ। ओके, नेक्स्ट आ रहा है इसमें नेक्स्ट वर्ड ला एलिग्रो और इल पेनरेसो। ये कंपेयरिंग में ही वर्क्स हैं इनके। लास्ट वन जो फेमस वर्क आ रहा है वो लास्ट तो नहीं कहूंगी, अभी एक दो और भी रह गए हैं। एक फेमस वर्क आ रहा है लिसिडस। नेक्स्ट वन इज कैमस, ये एक मास्क की फॉर्म में है। एंड लास्ट वन आ रहा है एरोपेगिटिका, जो काफी फेमस वर्क रहा है एरोपेगिटिका। इसके अंदर बात की गई है ऐसे लोगों की, ऐसे प्रेस की, जर्नलिस्ट की, जिनको फ्रीडम मिलती है कि कुछ भी बोलने की। तो एक तरह से जॉन मिल्टन जो है इस वर्क में आर्ग्यूज करते हैं, जो कि ये वर्क आया था, प्रिंट हुआ था 1644 में, आर्ग्यूज करते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस को इतनी लिबर्टी नहीं देनी चाहिए। तो इस चीज का आर्ग्यू किया गया है, व्हाई इज दैट सो, फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप जितना भी करवाया है वो आप सब स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। हालांकि बहुत थोड़ा माइन्यूट बातें बताई गई है, बट फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी जो बिगिनर्स हैं, जो इंग्लिश लिटरेचर के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, वो इतना एक बार स्टार्ट करिए, बैकग्राउंड लीजिए, उसके बाद हम इनकी डिटेल स्टडी करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।